हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी पांडे। आज के हमारे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ कास्ट इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में कास्ट इन दी प्रेजेंट टाइम पढ़ा था, जहां हमने 1947 से प्रेजेंट टाइम तक लेके कास्ट सिस्टम में क्या चेंजेस हुए, क्या स्ट्रक्चर चेंज हुआ या क्या इम्प्रूवमेंट्स को लेके डिमांड आई, ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया था। अब हम देखते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में यानी इंडिपेंडेंट होने के बाद में कास्ट से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी के अंदर, वो हम आज सारा कुछ डिस्कस करते हैं। ओके, सो The post-independence Indian state inherited and reflected these contradictions। तो अब जो हम फॉलोइंग चीज़ें पढ़ने वाले हैं, पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, उसमें हमें पता चलेगा कि क्या जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड में क्या कॉन्ट्राडिक्शंस, क्या चैलेंजेस इंडियन सोसाइटी ने फेस किए रिगार्डिंग कास्ट। Okay, so on the one hand, the state was committed to the abolition of caste and explicitly wrote this into the constitution। एक तरफ क्या किया इंडियन स्टेट ने, हम इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं ना, प्रीवियस लेक्चर में हम नेशनलिस्ट मूवमेंट की बात कर रहे थे, अब हम इंडिपेंडेंस के बाद की बात कर रहे हैं। सो इंडिपेंडेंस के बाद में क्या हुआ, इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज लिख दी थी कि हम एबॉलिश करेंगे कास्ट सिस्टम को। हम क्या करेंगे, हम कास्ट सिस्टम को खत्म कर देंगे। तो एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन कर दिया कि वी विल अबॉलिश दिस कास्ट सिस्टम। दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड द स्टेट वाज बोथ अनेबल एंड अनविलिंग टू पुश थ्रू रेडिकल रिफॉर्म्स व्हिच वुड have undermined the economic basis for caste inequality। एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया था कि हम कास्ट सिस्टम को एबॉलिश कर देंगे, दूसरी तरफ गवर्नमेंट बिल्कुल भी विलिंग नहीं थी और ना ही मतलब वो एबल थी, अनेबल थी और अनविलिंग थी कि वो कोई भी ऐसे रेडिकल रिफॉर्म्स काइंड ऑफ चीज़ें करे जिसकी वजह से जो कास्ट इनइक्वालिटी है वो ख़त्म हो। यानी कि कोई भी रेडिकल रिफॉर्म नहीं करना चाह रही थी। ओके, यानी उस चीज़ में वो अनविलिंग भी थी और अनेबल भी थी। यानी कि जो इकोनॉमिक बेसिस था कास्ट इनइक्वालिटी का, जो ऑक्यूपेशनल बेसिस था, उसको लेके वो रेडिकल चेंज नहीं करना चाह रही थी। कोई भी ऐसा बहुत ही जो है भयावह सा मतलब कोई ऐसा उपाय ढूंढे, ऐसा कुछ भी नहीं चाह रही थी। मॉडरेट फॉर्म में मॉडरेट तरीके से रिफॉर्म्स करना चाह रही थी। सो एट येट अनदर लेवल द स्टेट अज्यूम दैट इफ इट ऑपरेटेड इन अ कास्ट ब्लाइंड मैनर। इन सब के अलावा एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया है कास्ट हटाएंगे, दूसरी तरफ कोई रेडिकल रिफॉर्म्स अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं। इन दोनों के अलावा एक बिल्कुल अलग ही लेवल पर स्टेट ये चीज़ अज्यूम कर रहा था, यानी स्टेट यानी हम इंडिया की बात कर रहे हैं, स्टेट ये चीज़ अज्यूम कर रहा था कि अगर हम कास्ट ब्लाइंड मैनर में वर्क करें, हम आंखें बंद कर लें, हम देख ही नहीं रहे हैं कि कोई कास्ट सिस्टम प्रिवेल करता है, यानी ना ही हम उसे इम्पोर्टेंस देंगे, ना ही हम उस कास्ट डिवीजन को बढ़ाएंगे। ठीक है, ना ही इंपॉर्टेंस देंगे, ना ही उस कास्ट डिवीजन को बढ़ाएंगे, अपनी आंखें बंद कर लेंगे, कोई कास्ट सिस्टम प्रिवेल नहीं करता है। तो इससे ऑटोमेटिकली जो कास्ट बेस्ड प्रिविलेजेस हैं, अपर कास्ट वगैरह को जो भी प्रिविलेजेस वगैरह मिले हुए हैं कास्ट से रिलेटेड, पहली चीज़ तो वो सभी खत्म हो जाएंगे। और धीरे धीरे करके जब हम कास्ट सिस्टम को इम्पोर्टेंस ही नहीं देंगे तो धीरे धीरे वो सिस्टम, वो इंस्टीट्यूशन अपने आप एबॉलिश हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। ये कौन अज्यूम कर रहा था, ये अज्यूम कर रहा था स्टेट। क्या चीज़ हो रही थी, एक तरफ तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया था कि ये जो भी कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज हैं हम इन सभी को खत्म करेंगे, एक तरफ ये चीज़ हो चुकी थी। दूसरी तरफ पर हम कोई भी रेडिकल रिफॉर्म नहीं अपना रहे थे, कोई भी रेडिकल रिफॉर्म नहीं चाहते थे। ऐसा थोड़ी ना हम कुछ भी कर सकते थे कि जो है मतलब जो भी कास्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, कास्ट बेस्ड पे चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें उठाया और सीधे जेल में डाल दिया, ऐसी चीज़ें हम नहीं कर सकते थे। यानी हम कोई रेडिकल रिफॉर्म नहीं कर सकते थे, ना ही हम विलिंग थे ऐसा करने को। कर भी सकते थे तो भी हमारे अंदर विलिंगनेस नहीं थी, चाहत नहीं थी कि हम वो चीज़ करें। तो इन दोनों के अलावा स्टेट या गवर्नमेंट ने क्या चीज करी, उसने क्या किया, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने कहा हम जब कास्ट को देखेंगे ही नहीं, तो मतलब हम कास्ट को ना ही इम्पोर्टेंस देंगे, ना ही हम इस सिस्टम को जो है आगे प्रिवेल करने मतलब आगे बढ़ाने में इसका कोई सहयोग करेंगे। जब हम ये दोनों ही चीज नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये कास्ट इंस्टीट्यूशन जो है वो खत्म
हो जाएगा, क्योंकि जब आप किसी चीज को प्रायोरिटी नहीं देते हो तो वो ऑटोमेटिकली वो चीज होती ही नहीं है। तो ये एक अजम्पशन स्टेट का चल रहा था। और क्या चीजें आ रही थी और क्या कॉन्ट्राडिक्शंस थे? फॉर एग्जाम्पल, अपॉइंटमेंट्स टू गवर्नमेंट जॉब्स टुक नो अकाउंट ऑफ कास्ट। गवर्नमेंट ने क्या चीज करी? आंखें बंद कर ली, ठीक है। तो गवर्नमेंट ये चीज, मतलब उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे जो भी गवर्नमेंट जॉब्स होंगे, जो भी सरकारी नौकरियां होंगी, हम वहां पर कास्ट क्राइटेरिया नहीं रखेंगे लोगों को अपॉइंट करने के लिए। हम जिसे भी जॉब देंगे तो हम उसकी कास्ट नहीं देखेंगे कि वो किस कास्ट से बिलोंग करता है। दस लीविंग द वेल एजुकेटेड अपर कास्ट एंड द इल एजुकेटेड और ऑफन इलिटरेट लोअर कास्ट टू कम्पीट ऑन इक्वल टर्म्स। यानी ना ही हम अपर कास्ट करेंगे, ना ही लोअर कास्ट करेंगे, ना ही अपर मिडिल क्लास करेंगे। हम ऐसी कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखेंगे, हमारे लिए सभी इक्वल होंगे। और जब हमारे लिए सभी बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे तो फिर जो अपॉइंटमेंट होगा गवर्नमेंट जॉब में वो इक्वालिटी के बेसिस पर होगा। और जब हम ऐसी कुछ टेक्निक्स, हम जब कुछ इस तरीके के रिफॉर्म्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो कास्ट इंस्टीट्यूशन है ये खत्म हो जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट ने अज्यूम किया। द ओनली एक्सेप्शन टू दिस वॉज इन द फॉर्म ऑफ रिजर्वेशंस फॉर SC एंड ST। अब ये जो हम एक चीज कर रहे थे, एक एग्जांपल हमने देखा कि जो गवर्नमेंट जॉब्स होंगी वहां पर हम कास्ट अकाउंट में नहीं लेंगे, कास्ट को बेसिस नहीं बनाएंगे। बस यहाँ पर एक चीज एक्सेप्शन होगी, हम अपर कास्ट लोअर कास्ट ये वाली चीज हम नहीं करेंगे, बस हम SC और ST के लिए रिजर्व रखेंगे सीट्स को। बस हम SC ST हमारे लिए एक्सेप्शन होगा, हम इनके लिए कुछ अलग से प्लान्स पॉलिसीज बना सकते हैं। अब ये चीज क्यों करने वाली है गवर्नमेंट? ऐसा क्यों बोल रही है कि हम SC ST, एक तरफ तो कह रही है इक्वल रखेंगे, फिर SC ST के लिए क्यों ऐसा कर रही है? आपको याद हो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था? कॉलोनियल टाइम पीरियड में ब्रिटिशर्स जो डाउन ट्रोडन सेक्शंस हैं सोसाइटी के, जिनका वेलफेयर नहीं हो पाया है, जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर लिस्ट लेके आती है या कास्ट शेड्यूल्स लेके आती है, जिसे शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर रखा जाता है। शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर जनरली अनटचेबल्स को रखा जाता है और जो ट्राइबल पीपल होते हैं उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर रखा जाता है। और इनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट हो ऐसा प्रावधान किया जाता है लीगली। ये चीज होती है, याद है आपको प्रीवियस लेक्चर में हमने ये चीज पढ़ी थी। इसीलिए गवर्नमेंट कह रही है कि SC ST हमारे लिए एक्सेप्शन होंगे, लेकिन बाकी सब हमारे लिए इक्वल होंगे और वो ही जो है उन्हें ही हम जो है जॉब ऑफर करेंगे ऑन इक्वल टर्म। सब इक्वल हैं तो फिर अब आप कंपीट करिए कि किसे जॉब मिल सकती है और किसे नहीं मिल सकती। हम किसी के भी साथ में बायस्डनेस नहीं करेंगे। Thus, state did not put much efforts toward caste inequality prevalent in the society. अल्टीमेटली क्या चीज हुआ कि जब सरकार ने या गवर्नमेंट ने या स्टेट ने अपनी ही आंखें बंद कर ली कि हम कास्ट देखेंगे ही नहीं तो अपने आप सिस्टम खत्म हो जाएगा, तो वो सिस्टम खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन ये कास्ट इनइक्वालिटी जो थी ये और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई सोसाइटी के अंदर, और ज़्यादा प्रिवेलेंट हो गई सोसाइटी के अंदर। गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप रूल्स रेगुलेशंस लेके आइए, आप नियम कायदे कानून लेके आइए जिसके तहत इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने या स्टेट ने क्या चीज़ की? कास्ट ब्लाइंड मैनर में जो है रूल्स रेगुलेशंस लेके आए और अल्टीमेटली कास्ट इनइक्वालिटी जो प्रिवेलेंट थी सोसाइटी में वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गई। और इसको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट की या स्टेट की तरफ से कोई भी एफर्ट्स नहीं किए गए। The development activity of the state and the growth of private industry also affected the caste indirectly through the speedy and intense economic changes. अब जो डेवलपमेंटल एक्टिविटी थी स्टेट को लेके, गवर्नमेंट या जो भी स्टेट में जो भी गवर्नमेंट थी वो इंडिया की ही बात चल रही, ठीक है। सो वो स्टेट को लेके या इंडिया को लेके डेवलपमेंटल पॉलिसीज तो अपना ही रहे थे, क्योंकि कंट्री का डेवलपमेंट भी करना था, कंट्री की ग्रोथ भी करनी थी, पॉपुलेशन को कंट्रोल भी करना था, जितनी भी डिसीजेस थी उन्हें भी क्योर करना था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना था, एजुकेशन पर फोकस करना था। तो यानी कि ढेर सारी चीज़ें साथ में चल रही थी, डेवलपमेंटल एक्टिविटी साथ में चल रही थी। और इसी के साथ में जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी उनकी ग्रोथ भी हो रही थी, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी उनकी ग्रोथ भी हो रही थी। हम किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मॉडर्न टाइम पीरियड्स की। मॉडर्न टाइम पीरियड में क्या चीज़ हो रही थी? न्यू फैक्ट्रीज आ रही थी, न्यू इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही थी और
प्रोडक्शन इंक्रीज किया जा रहा था, प्रोडक्शन इंक्रीज किया जा रहा था लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई या फुलफिल करने के लिए। सो क्या होता है, स्टेट की डेवलपमेंटल एक्टिविटी भी चल रही हो रही होती है, साथ में ग्रोथ भी हो रही होती है प्राइवेट इंडस्ट्री की, ऑल्सो अफेक्टेड द कास्ट इनडायरेक्टली थ्रू द स्पीडी एंड इंटेंस इकोनॉमिक चेंजेस। तो ये जो स्पीडी और इंटेंस इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे थे, यानी बहुत तेजी से और इकोनॉमिकली इंडिया में जो भी चेंजेस हो रहे थे, आर्थिक रूप से जो भी चेंजेस हो रहे थे, इन सभी ने मिल के भी कास्ट को बहुत इम्पेक्ट किया या अफेक्ट किया। ठीक है, हम पहले कैसे थे, हम पहले एग्रेरियन सोसाइटी थे, एग्रीकल्चर सोसाइटी थे, लेकिन फिर हमारे यहाँ पर भी कैपिटलिज्म इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिशर्स के थ्रू, हमारे यहाँ भी इंडस्ट्रीज लगाई गई, हमारी सोसाइटी का एक पूरी जो इकोनॉमिक लाइफ थी, वर्क इकोनॉमिक लाइफ थी, वो चेंज हो गई, अर्बनाइजेशन हुआ, मॉडर्नाइजेशन हुआ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ हमारे यहाँ पर भी, लेकिन बहुत स्लो पेस से। तो इसीलिए हमारे लिए हमारा मॉडर्न टाइम 1947 के बाद में हम मान लेते हैं। सो इस एक टाइम पीरियड में ये जो एक्टिविटीज़ हो रही थी, इससे इकोनॉमी चेंज हो रही थी, सोसाइटी का स्ट्रक्चर जो है चेंज हो रहा था, एंड अल्टीमेटली ये जो कास्ट है ये भी इससे अफेक्ट हो रही थी। अब ये कितने प्रकार से अफेक्ट हो रही थी ये हम आगे देखते हैं। मॉडर्न इंडस्ट्री क्रिएटेड ऑल काइंड्स ऑफ न्यू जॉब्स फॉर विच देयर वर नो कास्ट रूल्स। जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी, मॉडर्न टाइम में जो इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही थी, जहाँ पे प्रोडक्शन वर्क होता था, वहाँ पर जितने भी लोग वर्क करते थे उनके बीच में कहीं भी कास्ट रूल्स नहीं हुआ करते थे। यानी कि वर्क करने वालों के बीच में नहीं, जो इंडस्ट्री थी उस इंडस्ट्री ने जो लोगों को जॉब्स ऑफर करी थी तो उसके लिए उसने कहीं भी कास्ट क्राइटेरिया नहीं रखा था। डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स थे और हर एक जॉब में कास्ट क्राइटेरिया या कास्ट रूल्स नहीं थे। ऐसा नहीं किया इंडस्ट्री ने कि हम अपर कास्ट के लोगों को ही नौकरी देंगे या हम सिर्फ लोअर कास्ट के लोगों को ही नौकरी देंगे, सभी इक्वल टर्म्स पे वर्क कर रहे थे। कहाँ पर? मॉडर्न इंडस्ट्री में। Urbanization and the conditions of collective living in the cities made it difficult for the caste segregated patterns of social interaction to survive। अब देखो क्या चीज़ हो रही थी, हम मॉडर्न टाइम्स में आ चुके थे, हम पहले ट्रेडिशनल सोसाइटी थे, देन हम मॉडर्न टाइम्स में आ गए। अब जब हम मॉडर्न टाइम में आ गए तो हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। पहले हम रूरल इकोनॉमी हुआ करते थे, या फिर हम कह सकते हैं कि हम रूरल एरियाज में रहते थे, लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो हम अर्बन एरियाज की तरफ शिफ्ट करने लगे फॉर वर्क। अर्बन एरियाज की तरफ शिफ्ट किया तो अर्बनाइजेशन जो है इंक्रीज हो गया, बहुत से लोग अर्बन विलेज एरिया से या रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में आके रहने लगते थे। अर्बन एरियाज को लेके क्या डिफरेंसेस थे, क्या चीज़ें होती थी कास्ट से रिलेटेड, ये हम ऑलरेडी डिटेल डिस्कशन अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। रूरल अर्बन डिफरेंसेस में भी हमने किया है, क्लास 11th में भी हमने पढ़ा है। सो उसके डिटेल में ना जाते हुए, जैसा कि अर्बनाइजेशन में जो भी रूरल टू अर्बन पीपल आते हैं या जो लोग टाउन सिटीज़ में रह रहे होते हैं वो सभी साथ में रहते हैं। तो अर्बनाइजेशन और ये जो कंडीशंस थी कलेक्टिव लिविंग की इन द सिटीज टाउन में सब लोग एक साथ में ही रहते थे, कोई भी ऐसा अलग तो रहता नहीं था कि जो अपर कास्ट के पीपल हैं वो इस लोकेलिटी में रहेंगे या जो लोअर कास्ट के पीपल हैं वो इस लोकेलिटी में रहेंगे, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, सब एक साथ में रहते थे। तो ये जो कलेक्टिव लिविंग की कंडीशंस थी ये बहुत ही डिफिकल्ट हो रही थी फॉर द कास्ट सेग्रीगेटेड पैटर्न्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन टू सर्वाइव। जिन लोगों ने कास्ट जैसे सिस्टम को देखा था, समझा था, इवन उसे प्रैक्टिस भी किया था, उन लोगों के लिए ऐसी एक कंडीशन में रहना जहां सभी कास्ट के लोग एक साथ में, एक ही साथ में रह रहे हैं, ये बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा था टू सर्वाइव। कास्ट सेग्रीगेटेड पैटर्न्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन टू सर्वाइव। क्यों? क्योंकि कास्ट डायमेंशन हमेशा से देखा गया था, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन होने की वजह से सभी लोग साथ में रहते थे, कुछ कह तो नहीं सकते थे, लेकिन क्योंकि सभी लोग साथ में रहते थे इस कारण से ये जो एक कंडीशन बन चुकी थी कलेक्टिव लिविंग की, इसमें सर्वाइव कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था कुछ लोगों के लिए। ओके, कुछ लोगों के लिए जिन्होंने कास्ट सिस्टम को प्रैक्टिस किया हुआ है उन लोगों के लिए। At a different level, the liberal ideas of individualism and meritocracy attracted modern educated Indian, because of which they began abandoning extreme caste practices। अब देखो ये एक चीज़ तो हो चुकी थी कि हम रूरल से अर्बन एरियाज में आ चुके थे, फैसिलिटीज़ थी, वर्क था, मनी था, सब कुछ था,
दिक्कत कहाँ पर थी? जिन लोगों ने पहले कास्ट सिस्टम को देखा हुआ है, परखा हुआ है, किया हुआ है, ये डिस्टिंक्शन जिन लोगों ने खुद से किए हुए हैं, प्रैक्टिस किए हुए हैं, उनके लिए साथ में रहना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। लेकिन एक तरफ जो लिबरल आइडियाज थे, उदारवादी आइडियाज थे, वो किस चीज पर फोकस करते थे? इंडिविजुअलिज्म और मेरिटोक्रेसी। इंडिविजुअलिज्म मतलब कि किसी व्यक्ति के ऊपर ही फोकस हो या व्यक्तिवाद पर फोकस करते थे, और मेरिटोक्रेसी यानी मेरिट बेस्ड सोसाइटी हो, मेरिट बेस्ड क्रेडिट हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्सन है जिसके 80% आते हैं और कोई एक पर्सन है जिसके 45% आते हैं, तो वो 80% वाले इंडिविजुअल के पास में मेरिट बेस्ड क्राइटेरिया है, क्योंकि वो यहाँ पर उसकी जो मेरिट है, उसकी जो मतलब क्षमता है, वो 45 वाले से ज्यादा है। इंडिविजुअलिज्म यानी कि व्यक्ति के ऊपर फोकस करना, ना कि पूरे समाज के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, बल्कि एक व्यक्ति के ऊपर फोकस करना, व्यक्तिवाद और मेरिटोक्रेसी। ये जो दोनों आइडियाज थे, ये मॉडर्न एजुकेटेड इंडियन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। देखो पहले की सोसाइटीज़ में क्या होता था, कास्ट सिस्टम चलता था, बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, सामाजिक बुराइयां हुआ करती थी, लोग समाज से ही अपने जीवन को जोड़ के देखते थे, समाज में ही जीते थे और समाज में ही ख़त्म हो जाते थे। लेकिन जो मॉडर्न इंडिया था, उसमें जो मॉडर्न इंडियन थे, जो एजुकेटेड हो चुके थे, ठीक है, जो पढ़े लिखे थे, उन्होंने जो है पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर ली थी, या उनको जो है मतलब ये कह सकते हैं कि उनके पास में नॉलेज आ चुका था, ये जो लोग थे ये इन लिबरल आइडियाज से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। उन्हें ऐसा लगता था यार हम मतलब जो है एजुकेटेड पीपल हैं, हमारे पास में नॉलेज है, ये कास्ट सिस्टम जैसी चीज़ें मतलब ठीक है नहीं मायने रखती हैं, ये चीज़ें जो हैं तो हैं सोसाइटी के अंदर, लेकिन हमें हमारे ऊपर, हमारे करियर के ऊपर फोकस करना चाहिए। हमारा मेरिट है, हमारे पास में मेरिट है, हम नॉलेजेबल पर्सन है, हमें हमारे करियर के ऊपर, अपनी फ्यूचर के ऊपर, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा कौन सोच रहे थे? ऐसा मॉडर्न एजुकेटेड इंडियन पीपल सोच रहे थे, और इसी कारण से इन्होंने ये जो एक्सट्रीम कास्ट सिस्टम या कास्ट प्रैक्टिस चल रही थी, इसको अपनी तरफ से खत्म कर दिया था। जस्ट सपोज आज मैं हूँ, मैं ये कास्ट सिस्टम को नहीं मानती, ठीक है, मैं एजुकेटेड पर्सन हूँ, मैं कास्ट सिस्टम को नहीं मानती, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने मेरिट को यूज़ करते हुए अपने फ्यूचर की तरफ ध्यान देना चाहिए, सोसाइटी को इम्प्रूव करने की तरफ ध्यान देना चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए, मुझे अपने फ्यूचर, अपने करियर, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचना चाहिए, एंड देन अल्टीमेटली आई शुड कम ऑन सोसाइटी। ऐसा जस्ट सपोज मैं ऐसा मान लेती हूँ, तो मेरे लिए ये कास्ट प्रैक्टिसेस, ये सिस्टम कोई मायना नहीं रखेंगे, बिकॉज आई एम हेयर थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ, ठीक है, कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या अपनी लाइफ में करना चाहती हूँ। तो जब ये एजुकेशन, एक चीज़ आपको अगर याद हो, हमने जब एजुकेशन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन पढ़ा था, हमने देखा था कि जो एजुकेशन होती है, 11th में ये चीज़ हमने पढ़ी थी, हमने देखा जो एजुकेशन होती है वो आपको आपके करियर के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है, और वो आप के हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ढूंढ देती है। यहाँ भी यही एक चीज़ प्रिवेल कर रही थी इस टाइम पीरियड में, ठीक है, यहाँ भी यही एक चीज़ प्रिवेल कर रही थी, और यहाँ से धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो एजुकेटेड इंडियन थे उन्होंने अबांडन करना यानी ख़त्म करना शुरू कर दिया था कास्ट प्रैक्टिसेस को अपनी तरफ से, ठीक है, उन्होंने क्या करा था, अपनी तरफ से इन प्रैक्टिसेस को ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया था। On the other hand, it was remarkable how resilient caste proved to be। तो यहाँ से एक चीज़ हमको दिखती, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हमें देखने को मिल रही है कास्ट सिस्टम में। जहाँ एंशियंट में अगर हम बात करें, जहाँ एंशियंट में वर्ण व्यवस्था थी लेकिन बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं था, हालांकि पोस्ट वैदिक, लेटर वैदिक पीरियड में हमें यहाँ पर जो है रिजिडिटी देखने को मिलती है, लेकिन जब हम कॉलोनियल टाइम पीरियड में आ जाते हैं तो ये कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और फिर अल्टीमेटली अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो कहीं ना कहीं इसके अंदर हमें थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल रही है। कैसे फ्लेक्सिबिलिटी? कि जो है जॉब वगैरह के क्राइटेरिया में हम जो है कास्ट क्राइटेरिया नहीं रखेंगे, जॉब वगैरह में हम कास्ट क्राइटेरिया नहीं रखेंगे, हम किसको जॉब देंगे तो हम उसकी कास्ट को नहीं देखेंगे, हम जो है इंडस्ट्रीज़ के अंदर कास्ट नहीं रखेंगे, जैसे मॉडर्न इंडस्ट्री में अभी हमने देखा, गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं रखेगी। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा फ्लेक्सिबल हमको सिस्टम देखने को मिल रहा है। लेकिन जो रिक्रूटमेंट था इंडस्ट्रियल जॉब्स में, ठीक है, और भी ऐसी बहुत सी इंडस्ट्रीज भी थी, फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, तो लेकिन कुछ ऐसी इंडस्ट्रियल जॉब्स थी जैसे कि जो टेक्सटाइल मिल हो गए आपके मुंबई के,
जूट मिल हो गए कोलकाता के, या और भी बहुत सी ऐसी जगह जहां पर जो इंडस्ट्रीज होती थी वो कास्ट और किनशिप के बेसिस पर ऑर्गेनाइज्ड होती थी, कि आपकी क्या कास्ट है, आपकी क्या नातेदारी, आपका क्या ब्लड रिलेशनशिप है, इन बेसिस पर बहुत सी जगह पर जॉब दी जाती थी। जैसे कोई लोअर कास्ट का होता था तो उसे जो है श्रम वाला वर्कर वाला काम उसको दे दिया, लेबर वाला काम दे दिया, साफ सफाई का काम दे दिया उसको इंडस्ट्रीज में। कोई अच्छी अपर कास्ट का है तो उसे जो है मुनीम बना दिया, यानी पैसे का जो भी लेन देन है वो सारा कुछ देखेगा। मॉडर्न टाइम्स में आ गए, मैनेजर्स बना दिए। तो इस तरीके का कास्ट सिस्टम प्रिवेल तो कर रहा था, हालांकि फ्लेक्सिबल हो चुका था लेकिन प्रिवेल कर रहा था। द मिडिल मैन हु रिक्रूटेड लेबर फॉर फैक्ट्रीज टेंडेड टू रिक्रूट देम फ्रॉम देयर ओन कास्ट एंड रीजन सो दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स और शॉप फ्लोर्स वर ऑफन डोमिनेटेड बाय स्पेसिफिक कास्ट। आपने सुना होगा बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपकी जॉब कहीं पर लगवा देंगे, ठीक है, वो आपकी जॉब लगवा देंगे, ब्रोकर जिन्हें कहा जाता है, मिडिल मैन जिन्हें कहा जाता है। तो ये लोग जो होते थे, जब इनके पास में कोई ऐसा ऑफर आता था जॉब का कि यहाँ पर जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो वो लोग क्या करते थे, या तो अपनी ही कास्ट के लोगों को, मतलब जो उनकी कास्ट होती थी उसी कास्ट के लोगों को वो जॉब दिलवा दिया करते थे, ठीक है। अब क्या होता था, जब वो जहां भी जॉब की रिक्वायरमेंट होती थी तो अपनी कास्ट के लोगों को पहले आगे कर देते थे कि इनको जो है जॉब दे दीजिए। तो यहाँ से क्या चीज़ होती, एक उसकी कास्ट की हेजेमनी बन जाया करती थी। फिर जहां भी मतलब डोमिनेशन की बात होती थी तो उसकी कास्ट वाले हमेशा उसके साथ में खड़े रहते थे। तो ये एक चीज़ भी होती थी, जैसे सपोज मैं कहीं पर जॉब कर रही हूँ और वहाँ किसी की रिक्वायरमेंट है, तो मैं चाहूंगी कि यार जो मेरी कास्ट वाला हो ना, मैं उसको लगा देती हूँ, हम एक ही कास्ट के रहेंगे, हमारे एक ही जैसे नियम कायदे रहेंगे, तो हमारे बीच में एक अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी होगी और कल को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम एटलीस्ट साथ तो होंगे। तो इस तरीके का एक चीज़ जो है प्रिवेल कर रही थी। जो मिडिल मैन हुआ करते थे वो डोमिनेट करने के लिए, अपनी कास्ट को डोमिनेट करने के लिए ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म किया करते थे। Prejudice against the untouchables remained quite strong and was not absent from the city, though not as extreme as it could be in the village. अब जो अनटचेबल्स थे, जिनके साथ में छुआछूत जैसी जो चीज़ें किया करते थे लोग, वो चीज़ें तब भी हो रही थी, चाहे वो सिटी में हो चाहे विलेज में। बस फ़र्क कितना था कि जितना ज़्यादा ये चीज़ें विलेज में हुआ करती थी उतनी सिटी में नहीं हुआ करती थी। छुआछूत में जैसे किसी इंसान को आपको पानी भी पिलाना है तो आप उस का ग्लास वहां पे रख दोगे एंड देन वो उस ग्लास को उठा के खुद पी ले, या फिर आप उसको ग्लास भी ना दो, आप उसको ऐसे पानी डाल के दो और वो फिर इस तरीके से अपने हाथ में लेके पानी को पिए। या फिर कहीं पे कोई वेल है, कुआं है जहां से पानी निकलता है और वहां से अपर कास्ट के पीपल पानी लेते हैं, तो वो वाला व्यक्ति जिसे माना जा रहा है कि ये अनटचेबल है, उसे वहां जाने की भी इजाजत नहीं है। तो ये वाली जो प्रैक्टिसेस जो बहुत एक्सट्रीम फॉर्म में हमें विलेज एरियाज में, रूरल एरियाज में देखने को मिलती थी, वो हमें सिटी में देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन ये प्रैक्टिसेस चल रही थी। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पे रूरल एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अर्बन एरियाज, तो कास्ट से रिलेटेड जो भी डायमेंशंस थे, जो भी डिस्टिंक्शंस थे, वो हमें हमारी सोसाइटी में देखने को मिल ही रहे थे। इवन आज भी हम उन्हें नोटिस या ऑब्जर्व करते हैं। क्लियर है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं। देन the resilience of caste proved most strong in cultural and domestic front. This is clearly evident in marriages and पॉलिटिक्स। अब ये जो रेसिलियंस की हम बात कर रहे हैं कि एक तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी हमें देखने को मिल रही है, कहाँ पर, कास्ट सिस्टम के अंदर, दैट प्रूव्ड मोस्ट स्ट्रॉन्ग इन कल्चरल एंड डोमेस्टिक फ्रंट। ये हमें थोड़ी सी कल्चरल या डोमेस्टिक अपनी अपनी पर्सनल स्फीयर्स में हमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत देखने को मिल रही थी। जैसे कि एक एंडोगैमी में हम इसे देखें और एक पॉलिटिक्स में हम इसे देखें। एंडोगैमी क्या होता है कि प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग विद इन द कास्ट। आप जिस भी पर्सन से शादी करोगे वो आपकी कास्ट का ही होना चाहिए, ठीक है। आप जिससे भी शादी करने वाले हो वो आपकी ही कास्ट का होना चाहिए, किसी और कास्ट का नहीं होना चाहिए। इसे कहते हैं एंडोगैमी। रिमेन्ड लार्जली अनअफेक्टेड विथ मॉडर्नाइजेशन एंड चेंज, यानी मॉडर्नाइजेशन होने के बावजूद भी, चेंज होने के बावजूद भी एंडोगैमी जैसी प्रैक्टिसेस प्रिविलेंट रही, इवन आज भी हैं। लेकिन इवन टुडे मोस्ट मैरिजेस आर विद इन कास्ट बाउंड्रीज व्हाइल सम फ्लेक्सिबिलिटी इज अलाउड। यानी एंडोगैमी जैसी प्रैक्टिसेस हम आज भी ऑब्जर्व करते हैं। मॉडर्नाइजेशन कितना ही हमारा हो गया और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गए हैं, मोबाइल फोन्स आ चुके हैं, सोशल मीडिया आ चुका है, हम लोग बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो चुके हैं, लेकिन कास्ट से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम आज भी चेंज नहीं कर पाए।
ठीक है। लेकिन थोड़ी सी इनके अंदर हमें फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती। पहले क्या होता था कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं करनी तो नहीं करनी, अगर तुम करोगे तो या तो हम तुम्हें अपनी कास्ट से ही बाहर निकाल देंगे या हम तुम्हें बिल्कुल मतलब खत्म ही कर देंगे, हम तुम्हें मार ही डालेंगे, इस तरीके की चीजें हुआ करती। लेकिन आज थोड़ा सा एक्सेप्टेबल हो गया है, मतलब आज जैसे किसी कपल को इंटरकास्ट मैरिज करनी है और वो जो है उनके पेरेंट्स इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, तो वो थोड़ा बहुत मना के कि हाँ हम बात करेंगे, देखिए लड़का अच्छा है या लड़की अच्छी है, कुछ इस तरीके की बातें करके अल्टीमेटली मना लेते हैं। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो मान भी जाते हैं चीज़ों को लेकर, यानी कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हमें देखने को मिल रही है, बिल्कुल थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हमें देखने को मिल रही है। द बॉर्डर ऑफ कास्ट ऑफ सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आर स्टिल वेरी रिजिड। लेकिन ये जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की बॉर्डर है वो आज भी वैसी ही रिजिड है। थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हमें देखने को मिलती है, लेकिन जो सोशियो इकोनॉमिक बॉर्डर है वो आज भी रिजिड है। कैसे? फॉर एक एग्जांपल से समझते हैं। इंटरकास्ट मैरिज बिटवीन अपर कास्ट आर स्टिल प्रिविलेंट बट दैट बिटवीन अपर कास्ट एंड SC/STs आर रेयर। जो अपर कास्ट के लोग हो गए उनके बीच में इंटरकास्ट मैरिज होगी तो चलेगी, जैसे फॉर एग्जांपल ब्राह्मण हो गए, देन आपके बनिया हो गए, राजपूत हो गए, इनके बीच में अगर इंटरकास्ट मैरिज करना है तो चलेगा, ठीक है। लेकिन अपर कास्ट और SC/ST के बीच में बहुत ही रेयर, मतलब 1 या 2 केस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पर अपर कास्ट पर्सन एंड किसी SC/ST पर्सन के बीच में इंटरकास्ट मैरिज हो गई हो। तो यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल रही है, लेकिन वो बहुत कम है कि अपर कास्ट में ही इंटरकास्ट चल रहा है या लोअर कास्ट में ही इंटरकास्ट चल रहा है। लेकिन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को लेके जो रिजिडिटी है वो आज भी देखने को मिलती है कि समाज में आपका किस तरीके का स्टेटस है, वो चीज़ हमें आज भी देखने को मिलती है। सेकेंडली, पॉलिटिक्स में अगर हम देखें, सो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन द इंडिपेंडेंट इंडिया इज स्टिल डीपली कंडीशनड बाय कास्ट। हम इंडिपेंडेंट हो गए 1947 के बाद में, हमारे यहाँ डेवलपमेंट भी चल रहा है, थोड़ी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी देखने को मिल रही है। और हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स होती है, इंडिया एक बहुत मतलब वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ पर जो पॉलिटिक्स होती है उसमें कास्ट बहुत ही डीपली उसके अंदर है। कास्ट जैसा सिस्टम पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा डीपली है। सिंस द 1980s कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैव इमर्ज्ड एंड कास्ट बिकेम डिसिसिव इन विनिंग इलेक्शन। 1980s के बाद की अगर हम बात करें तो जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे किसी एक स्टेट में कोई ऐसी पार्टी है जो एक पर्टिकुलर कास्ट को रिप्रेजेंट करती हो, कोई स्टेट में कोई ऐसी पार्टी है जो पर्टिकुलर किसी एक कास्ट को रिप्रेजेंट करती हो और वहाँ पर उन्हीं की मेजॉरिटी हो, यानी कि पॉलिटिक्स के अंदर भी कास्ट आ चुकी है। हम हमारा रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं अपनी कास्ट में से और हम कहते हैं कि अगर ये जो है पॉलिटिक्स में जीत जाएगा तो ये हमें रिप्रेजेंट करेगा। वोट बैंक पॉलिटिक्स भी होती, कैसे होती है वोट बैंक पॉलिटिक्स कि जो मान लीजिए हमने जिसको भी रिप्रेजेंटेटिव हम बनाना चाहते हैं तो वो हमारी कास्ट के मेंबर्स के पास में जाएगा, उनसे मिलेगा जुलेगा, उनसे उन्हीं की तरह से मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दलित की कंडीशन जो है इंडिया में बहुत बुरी, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सारी चीज़ें एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल दलित की कंडीशन जो है इंडिया में बहुत बुरी है या बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो क्या चीज़ होगी, जो भी कोई एक पॉलिटिकल पार्टी होगी वो क्या चीज़ करेगी, इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगी और जाएगी और सारे दलितों के साथ में मिलेगी, उनके साथ में बैठ के खाना खाएगी। अब दलित एक तरीके से अनटचेबल्स की तरह हम उन्हें ट्रीट करें, अब उनके साथ में जाएगी, उनके घर में जाएगी, उनके साथ में बैठ के खाना खाएगी, उनके हाथ से पानी पिएगी। क्यों? क्योंकि दलित के साथ में बैठ के खाना खाना, पानी पीना अलाउड नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स क्या करते हैं, ये एक्टिविटीज करके, ये सारी चीजें करके लोगों को अपनी तरफ अपना ध्यान, मतलब अपनी तरफ उनका ध्यान खींचते हैं कि यार फिर ये दलितों को ये लगने लगेगा कि यार ये देखो ये हमारे लिए हैं, ये नेता को तो बिल्कुल हम अपने लिए वोट देते हैं। और एक बार वोट दिया तो पॉलिटिकल पार्टीज भी भूल जाती हैं कि कहाँ के दलित और कौन सा पानी कौन सा खाना, कोई याद नहीं रखता। तो पॉलिटिक्स और एंडोगैमी, यहाँ पर आज भी कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा प्रिविलेंट है, बहुत कम फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन रिजिड सिस्टम आज भी यहाँ पर प्रिविलेंट है। आई होप यहाँ तक समझ में आया हो। तो यानी कि आज के समय में जो कास्ट सिस्टम है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, हम उसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इंडिपेंडेंस के बाद से ही पूरा टाइम देखें क्या प्रॉब्लम्स अराइज हुई, तो अब तो इतनी सारी चीज़ें, एक तरफ डेवलपमेंट है, एक तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है, फिर कल्चर है, ट्रेडिशन है। इंडिया में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि अगर हम अभी उन सारी चीज़ों को रिकॉल करने बैठेंगे तो ना जाने कितना कितना टाइम हो जाएगा। सो इसीलिए ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी इंडिया के लिए। लेकिन एक अच्छी चीज़ जो ये है कि आज
कास्ट सिस्टम जो एंशियंट टाइम या कॉलोनियल टाइम में हमें इतना रिजिड फॉर्म में दिखता था, जहां पर मतलब आप अगर कास्ट के खिलाफ में बात भी करो तो आपको तो सबसे पहले देश निकाला दे दिया जाएगा, तो वो चीज़ें कम से कम आज हमें नहीं दिखती, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब आगे क्या चीज़ें करना चाहिए, और भी कास्ट से रिलेटेड कितनी चीज़ें हैं और क्या इसके लिए सॉल्यूशन हो चुका है। वैसे हम कास्ट के ऊपर बहुत सारा और बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी और क्या चीज़ें हो सकती हैं, और क्या ऐसे न्यू कॉन्सेप्ट टर्म्स हैं जो कास्ट से निकल के आए प्रेजेंट टाइम में। ये स्ट्रक्चर के ढेर सारे फॉर्म्स आपको जरूर दिख जाएंगे मॉडर्न टाइम्स में। पहले के टाइम में जहां वर्ण थे तो 4 ही डिवीजन हुआ करती थी, 4 या 5 डिवीजन। कॉलोनियल में आए, कास्ट आ गई, जाति आ गई, वर्ण आ गए, सब आ गए। मॉडर्न में आए और भी ढेर सारे मॉडर्न फॉर्म्स भी आ गए, ठीक है। तो यानी कि स्ट्रक्चर में और ज़्यादा डिविजन्स और ज़्यादा डायमेंशंस देखने को मिलते हैं, लेकिन रिजिडिटी है लेकिन बहुत कम है, और फ्लेक्सिबिलिटी भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी जो हमें पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में रिगार्डिंग कास्ट देखने को मिली। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट हो आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ़ पॉसिबल हम उन्हें वहीं पर सॉल्व करेंगे, इफ़ नॉट हम उन्हें यहाँ पर क्लास में लेके सॉल्व करेंगे। किसी ने पूछा था मैम वोट बैंक पॉलिटिक्स कैसे होती है, कास्ट से या रिलीजन से रिलेटेड, तो जैसे कास्ट को मैंने आपको समझाया वैसे ही रिलीजन को प्रायोरिटी दे के भी वोट बैंक पॉलिटिक्स की जाती है, जहाँ पर किसी एक धर्म के लिए जो भी रिप्रेजेंटेटिव, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी रिलीजन को वो डोमिनेट करेगी या जिस भी रिलीजन के नाम पर वो पॉलिटिक्स करेगी, वो रिलीजन के लोग उसे ही वोट देंगे। इस तरीके की ढेर सारी पॉलिटिक्स वगैरह होती हैं। अभी आगे सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो बिल्कुल लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अब एक और चीज़ कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आपको बस गूगल पे जाना है और एंटर करना है magnetbrains.com। आप जैसे ही एंटर करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल करेंगे, देखेंगे यहाँ पे किंडरगार्टन टू 12th क्लास तक के सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। क्या करना है, जो भी क्लास स्टडी करनी है उस पर जस्ट एक क्लिक करो। जैसे सपोज क्लास 12th पढ़नी है, क्लास 12th पर आपने ये क्लिक किया, जैसे ही क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगे। स्क्रॉल करेंगे और भी वीडियोस हैं, सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है। अब आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये चैप्टर वाइज वीडियो ट्यूटोरियल्स यहाँ पर आ जाएंगे। जो भी चैप्टर स्टडी करना है उस पर क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे चैप्टर से रिलेटेड जो भी सब टॉपिक्स हैं वो भी यहाँ पर ओपन हो जाएंगे और सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है। अब बस जो भी टॉपिक देखना है वॉच नाउ किया और ये वीडियो ओपन। अब यहीं से नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करिए। ये नहीं देखना है कोई और टॉपिक स्टडी करना है, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। सो स्टे ट्यून्ड। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो